नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत होगी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी में गौरीगंज के कौहार मैदान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सौजन्य से कराई गई सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को आज सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही 613 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी ने खेलकूद प्रतियोगिता शुरू कराई थी और प्रतियोगिता में 1,56,000 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था, जिसका आज समापन होना है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज अमेठी दौरे पर जाएंगे, जहां वो इन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ ही वहां की जनता को विकास परियोजनाओं की सौगात भी देते हुए नजर आएंगे। तो समापन समारोह में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। इस दौरान अमेठी में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अमेठी दौरा है। इस दौरान वो अमेठी की जनता को विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले हर एक दौरा, हर एक बयान काफी अहम माना जा रहा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अमेठी दौरे पर जा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम अमेठी में उनके प्रस्तावित किए गए हैं? रितेश, देखिए मुस्कान, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अब चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में सभी पार्टियां अपना कहीं ना कहीं दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो इंडेक्स है, जो उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है और जो कार्यक्रम उनके हैं, वो लगातार जनता के सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभाएं करते हैं। लगातार उनकी 5 जो प्रदेश है जहां पर चुनाव होना है, वहां पर उनकी डिमांड भारी मांगी जा रही है। तो ऐसे में आज अमेठी दौरा उनका, जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनके बुलावे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और खेल प्रतियोगिता में जो 80,000 अभ्यर्थी हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। और ये भी जानकारी मिल रही कि करीब 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी में देने वाले। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल वो शामिल रहेंगे इस कार्यक्रम में। तो जहां तक देखी जा सकती है इस बात को कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी नींव भी रखी जाएगी अमेठी में। जिस तरह का ये बृहद रूप का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां और जो प्रदेश के अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो भी साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में रहेंगे। तो इस तरीके से स्मृति ईरानी बृहस्पतिवार को वहां पहुंच गई थी अमेठी में और वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। आज मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुनने के लिए काफी लोग इकट्ठा भी होंगे। रितेश, देखिए, 100 वर्सेस 3 का एक आंकड़ा है। 100 से ज्यादा बार स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच चुकी हैं, लोगों से मुखातिब भी होती रहती हैं। तो वही राहुल गांधी की बात करें, ये एक समय में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और राहुल गांधी महज 3 बार ही अपने गढ़ में गए हैं। लेकिन ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, एक समय पे कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में मौजूद रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना पावर गेम या खेलने की कोशिश कर रही है, या अपनी ताकत दिखाने की आज अमेठी से कोशिश कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे 100/3 आपने कहा, तो 100 बार जैसे इस समय स्मृति ईरानी वहां पर है और ये थे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का 3 बार का जाना, इसी वजह से उनको वायनाड पहुंचा दिया, इसीलिए उन्हें केरल के वायनाड भागना पड़ा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता रहती है, चाहे वो जो भी चुनावी क्षेत्र हो या जनप्रतिनिधि हो, जिस स्थान के, जिस क्षेत्र के। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो एक कोर्स क्लास चलता है, उस क्लास में एक चीजें, रूपरेखा उसकी बताई जाती है, कैसे उसकी प्रस्तावना होती है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, उनकी जो कार्यशाला होती है, उस कार्यशाला में बृहद रूप से इस चीज पर चर्चा की जाती है और बताया भी जाता है कि जनता के बीच में कैसे पहुंचे और किस तरीके से जनता को मोटिवेट किया जा सकता है और कैसे वोट बैंक अपने पाले में लाया जा सकता है। नीति तंत्र है वो खासा मजबूत है और काफी मजबूत है, क्योंकि अगर आप अभी किसी भी विज्ञापन को देखें उठा करके, अगर आपका नॉर्मली अगर आपका मोबाइल फोन, सेलफोन बंद है, अगर आप उसका डिस्प्ले ऑन करते हैं तो सबसे पहले उसमें भारतीय जनता पार्टी का ऐड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हिट करती है हर उस व्यक्ति तक जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसके हाथ में कोई टीवी टेलीविजन है घर पर। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति को बनाती है। और सबसे बड़ी बात अहम यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से परियोजनाओं का सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश में कर रहे हैं, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा
और वो चाहती है कि किसी भी प्रकार की विफलता न हो। ठीक है रितेश, देखिए अमेठी का संजय गांधी अस्पताल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ये खबर से आप भी वाकिफ होंगे, रूबरू होंगे। एक मौत की वजह से अस्पताल में ताला लग जाता है। तमाम तरीके के कांग्रेस की तरफ से बयान दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण देती हुई एक नजर आई थी। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी आज अमेठी से क्या संदेश देना चाह रही है? जहां एक तरफ उस अस्पताल को लेकर सियासत अभी भी जारी है, इसी बीच आज बड़े नेता अमेठी में मौजूद रहेंगे। क्या संदेश आज अमेठी से दिया जाएगा? प्रदेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए रितेश, मेरा सवाल ये था कि संजय गांधी अस्पताल अमेठी का लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। एक मौत के बाद उस अस्पताल में ताला लग जाता है, जिसके बाद तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है। लेकिन इसी बीच आज अमेठी में दिग्गज नेता बीजेपी के मौजूद रहेंगे। अमेठी की धरती से आज क्या संदेश देने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हॉस्पिटल का मामला उजागर हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने उस पर एक धावा बोला था और हमला भी किया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन जहां तक आज कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, तो वहां पर जनता को वो बता सकते हैं। फिलहाल अभी जो ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ में आज सपा पिछड़ा प्रकोष्ठ वर्ग की बड़ी बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और बैठक में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। पार्टी के कार्यालय में बैठक का आयोजन होगा। वह इस बैठक में पार्टी आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति पर भी मंथन करती हुई नजर आएगी। तो आज अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे और आगे की रणनीति क्या है इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही 2024 चुनाव का रोड मैप क्या है इसको लेकर भी आज मंथन होगा। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की आज बैठक तकरीबन 10 बजे का वो समय निर्धारित किया गया था, जब तमाम नेताओं को पार्टी कार्यालय पहुंचना था। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस बैठक में समाजवादी पार्टी के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए हर एक पार्टी अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है, जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है और जीत का तमगा अपने नाम करने के लिए समाजवादी पार्टी भी चुनावी मोड में एक्टिव हो चुकी है। वहीं आज समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की पार्टी मुख्यालय पर एक बड़ी बैठक होनी है। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 2024 को लेकर एक अहम और बड़ी बैठक होनी थी। 10 बजे का वो समय निर्धारित किया गया था। कौन कौन से नेता अब तक पहुंच चुके हैं? क्या नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्या विवेक? देखिए मुस्कान, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ वर्ग की आज एक बड़ी बैठक है। इस बैठक को आज बुलाया गया है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। अगर बात की जाए तो लोगों का आने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। तकरीबन 10 बजे का समय रखा गया था और जिस तरीके से पिछड़े वर्ग को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है, दलितों को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, महिला आरक्षण बिल के बाद लगातार महिलाओं को लामबंदी करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है। अगर देखा जाए तो सभी पार्टियां जो हैं इस हर एक दाव को खेलना चाहती हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी आज एक बार फिर से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक कर रही है, जिसमें अखिलेश यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा कई अन्य बड़े नेता समाजवादी पार्टी के और जो पिछड़ा वर्ग से हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या रणनीति समाजवादी पार्टी की होनी चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। इस पे तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। अगर देखा जाए तो कुछ नेताओं का जो है वहां पहुंचना शुरू हो चुका है और बेहद जल्द जो है ये मीटिंग शुरू भी होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए ओबीसी को लेकर लगातार
ठीक है विवेक, वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से जनता को वो खबर से रूबरू करा दे जो आज लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। तो समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बड़ी बैठक 10 बजे से पार्टी मुख्यालय पर होनी थी और लगातार विवेक इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं और विवेक के मुताबिक नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे जहां 2024 चुनाव पर जो रणनीति है उस पर भी मंथन किया जाएगा। तो लगातार विवेक इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक देखिए, ओबीसी को लेकर हर एक पार्टी की अपनी अपनी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी जहां महादलित सम्मेलन के साथ ओबीसी वर्ग को साधने की कवायद कर रही है, तो वही समाजवादी पार्टी भी ओबीसी को साधने की कोशिश कर रही है। ओबीसी वर्ग अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो किसके पक्ष में ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है? अगर बात की जाए मुस्कान के पिछले चुनावों की, पिछले रिकॉर्ड्स की, पिछले आंकड़ों की, तो 2014 से लेकर अब तक ओबीसी वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। 2014 में एक लहर थी सत्ता परिवर्तन की, वो हमने देखा। उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 22 उत्तर प्रदेश में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए। ओबीसी वर्ग ने अच्छा खासा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को किया। 14 और 19 में दोनों लोकसभा चुनाव दोनों बीजेपी ने जीती और दोनों को ही अच्छा सपोर्ट जो है वो ओबीसी ने भारतीय जनता पार्टी को किया है। अगर बात की जाए तो धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल होंगे जहां समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की एक बड़ी बैठक पार्टी मुख्यालय पर होनी है। 10 बजे से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और 2024 को लेकर आज बड़ी रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। वहीं आज फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी होगी, जबकि ईडी रिमांड की तारीख बढ़ाने की मांग कर सकती है। बता दें कि संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा गया था, लेकिन अब आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है और शराब कांड में ये ईडी का एक्शन देखने को मिला था जहां संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई थी और आज संजय सिंह की कोर्ट में पेशी होनी है, क्योंकि आज संजय सिंह की जो 5 दिन की रिमांड थी वो खत्म हो रही है। ऐसे में उम्मीद है कि ईडी रिमांड की मांग और कर सकती है, लेकिन बड़ी बात यह होगी कि देखिए आज राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी होनी है, संजय सिंह के वकील भी मौजूद रहेंगे। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होता है कि क्या अगर ईडी और रिमांड की मांग करती है वो मंजूर होती है या फिर नहीं, और संजय सिंह से पूछताछ के दौरान क्या कुछ सामने आए हैं, ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम देखिए, 5 दिन के रिमांड पर संजय सिंह को भेजा गया था, पूछताछ का दौर लगातार जारी था और आज संजय सिंह की रिमांड खत्म हो रही है, उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कितने बजे का समय है कलीम? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए संजय सिंह को जिस तरह से रिमांड पर लिया गया था, रिमांड पर लेने के बाद जिस तरीके से आज उनकी रिमांड पूरी हो रही है, तो उस रिमांड को आगे बढ़ाने के लिए आज जिस तरह से कोर्ट में पेश होने की बात आ रही है, तो वो अभी तो क्लियर ये नहीं किया गया है कि कितने समय तक लगभग पेश किया जाएगा, लेकिन ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 12 बजे तक संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो रिमांड अर्जी है उसको बढ़ाने की जो मांग है वो की जाएगी। संजय सिंह से जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ में किसी तरह के खास खुलासे नहीं हो पाए हैं, क्योंकि शराब नीति घोटाले के मामले को लेकर के भले ही संजय जो बात की जाए सिसोदिया की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, उसमें जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम दाखिल किया गया था। इसके साथ अगर बात की जाए सर्वेश मिश्रा की जो गिरफ्तारी हुई थी, सर्वेश मिश्रा की और संजय सिंह को रिमांड के दौरान आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी की गई थी, लेकिन कुछ खास संजय सिंह के द्वारा जवाब नहीं दिए गए। ज्यादातर जो सवालों के जवाब थे वो गोलमोल जवाब दिए गए। इसके साथ अगर बात की जाए 100 से अधिक संजय सिंह से सवाल किए गए थे। इस मामले में अगर बात की जाए तो दिनेश अरोड़ा की बात की जाए, उनको भी गिरफ्तार किया गया था, सर्वेश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था और एक आरोपी और है उसको गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल जिस तरीके से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इन लोगों से जो पूछताछ हो रही थी, इस मामले में जो दिनेश अरोड़ा की बात की जाए उसके द्वारा सरकारी गवाह बनने की बात भी सामने आई थी, क्योंकि दिनेश अरोड़ा जब सरकारी गवाह बन गया था तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से जो उसने सारी बातें बताई थी शराब नीति घोटाले को लेकर के, किस तरह से उसने जो व्यापारियों से साठगांठ की थी, जो पैसा पहुंचाया गया था फंडिंग को लेकर के वो किस तरह से पहुंचाया गया था, कैसे जो कमीशन के रूप में व्यापारियों का इस्तेमाल किया गया था, इन सभी बातों को लेकर के जिस तरह से दिनेश अरोड़ा ने पूरा जिक्र किया, उसके बाद सरकारी गवाह बना और सरकारी गवाह बनने के बाद जो चार्जशीट दाखिल हुई
चार्जशीट दाखिल में संजय सिंह का जो नाम आया था, तो संजय सिंह की भी गिरफ्तारी इसी मामले को लेकर के की गई थी। इस मामले में जब संजय सिंह से पूछताछ हो रही थी, तो पूछताछ में ज्यादातर जो सवालों के जवाब है वो सही से नहीं दिए गए थे, जिसको लेकर अब ईडी एक बार फिर से उनकी रिमांड बढ़ाने की जो अर्जी है वो दाखिल करेगी। और ठीक है, देखिए कलीम, एक बार फिर से ईडी और रिमांड की मांग कर सकती है। पिछली बार भी ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से महज 5 दिन की रिमांड को मंजूरी मिली थी। अब आज जब संजय सिंह की पेशी होनी है, तो और कितने दिन की रिमांड पर ईडी मांग सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से जो रिमांड की अर्जी है वो रिमांड लगभग 1 सप्ताह की होती है। 1 सप्ताह में रिमांड दी जाती है, 1 सप्ताह हो या वो कोर्ट पर डिपेंड करता है। फिलहाल जिस तरीके से जो आधिकारिक तौर पर कहा जाए कि 1 सप्ताह की पूरी रिमांड मांगी जाती है, उसमें वो कोर्ट पर डिपेंड करता है कि कोर्ट कितने दिन की जो है रिमांड वो देती है। लेकिन फिलहाल जो संजय सिंह की बात की जाए, क्योंकि संजय सिंह की जो मुश्किलें है वो उसी तरह बढ़ती जा रही है जिस तरह से रिमांड बढ़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से शराब नीति घोटाले का मामला है, उसमें जो गिरफ्तारियां हो रही थी, पूछताछ जो हो रही थी, उन पूछताछों में जो जवाब साफ तौर से नहीं दिए जा रहे हैं, और जो उनका जो साथी था जिसने पूरी साठगांठ करके पैसा पहुंचाया था, फंडिंग किया था, उसका जो है सरकारी गवाह बनना, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ेंगी। जैसे देखिए कलीम, जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। जब उनकी रिमांड मंजूर की गई तो भी आम आदमी पार्टी ने मुखर होकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। अब आज राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी होनी है, क्या आज भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है क्या? देखिए, जाहिर से इस मामले को लेकर के अगर मुस्कान की बात करें प्रोटेस्ट की, तो जो उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो समर्थक है, वो लगातार अपना विरोध तो दिखा ही रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ये मामला जो शराब नीति घोटाला है, इस मामले में जिस तरीके से जो जांच चल रही है, जांच के दायरे में संजय सिंह भी थे, तो उनकी गिरफ्तारी जब हुई है, तो गिरफ्तारी के बाद जो उनके कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, वो लगातार सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। क्योंकि जो विपक्ष है वो भी सरकार पर सीधी तरीके से हमलावर हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज अगर उनकी कोर्ट में पेशी होती है और कोर्ट में पेशी के दौरान जो रिमांड अर्जी है, अगर वो रिमांड बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक बड़ा विरोध देखने को मिल सकता है। क्योंकि विपक्ष भी लगातार सरकार के ऊपर हमलावर हो रहा है। लोकसभा चुनाव जिस तरीके से करीब आया, तो लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से छापेमारियां हो रही है, इन सभी चीजों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। क्योंकि उनके द्वारा साफ तौर से जो बयानबाजी की जा रही है, वो बयानबाजी भी अपने आप में एक बड़ी बयानबाजी है। ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच